नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र में नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इतना लंबा टॉपिक है, जो इतना लंबा कि देख के ही चकना लगता है इसमें क्या क्या पूछेगा। शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर, वर्कशीट एवं एनेक्डोट रिकॉर्ड का प्रयोग, बच्चे की पोर्टफोलियो का विकास करना, केस स्टडी करना, व्यक्तिगत प्रोफाइल से शिक्षण व्यवस्थाएं। इतना लंबा टॉपिक का नाम है। अपन इसमें थोड़ा थोड़ा करके 2 या 3 वीडियोज़ की बनेगी, उसमें पूरा कवर हो जाएगा। सबसे पहले अपन देखेंगे मूल्यांकन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे मूल्यांकन के साथ साथ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसकी विधियाँ क्या होती हैं। शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना बहुत ही अच्छा सवाल है, इस पर प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो पहले इसका जो टॉपिक है, जो शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, इसके लिए मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें होता क्या है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो शिक्षण होता है उसमें यदि कोई बालक प्रश्न पूछता तो उसको सकारात्मक माना जाता है। मतलब मैं कभी उसको मना नहीं किया, तब प्रश्न पूछता मतलब वो बालक विकास कर रहा है, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है या फिर वो प्रेरित है किसी से, तो ये अच्छी बात होती है। मुखर एवं लिखित अभिव्यक्ति, या तो मौखिक रूप से बोलता है या फिर लिख करके अभिव्यक्त करता है। इसके लिए अवसर किस प्रकार से दिए जाएंगे, ये भी अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे ये मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन क्या है, और साथ ही साथ देखेंगे कि मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं, और मूल्यांकन के प्रकार के साथ मूल्यांकन पर आधारित प्रश्न पत्र किस प्रकार से बनते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे उपलब्धि मूल्यांकन, मूल्यांकन का उपलब्धि जो होती है किस प्रकार से, कितना सीखा है, कितना अभी तक पाया है, कितना ग्रहण किया है, ये सब देखेंगे। और साथ ही साथ प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन आप सब जानते हैं कि मूल्यांकन मतलब होता है एवेल्यूएशन करना। ठीक है, जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयोग की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपयोगिता की जांच की जाती है। मूल्यांकन का मतलब ही होता है जांच करना। लेकिन किसी बच्चे के मार्क्स कितने आए हैं इस पर कभी जांच मत करने की, कितने मार्क्स आए हैं उसके लिए नहीं होता मूल्यांकन। जो भी आपका अधिगम मतलब जो भी परिस्थिति है, अधिगम है, जो भी सीखने का अनुभव है, जो भी आपने विधियां, मुख्य रूप से जो विधियां हैं जो आपने यूज की हैं, जो भी प्रविधियां लागू की हैं, उसकी जांच करना होता है, बच्चे की जांच नहीं करना होता है। तो विशेष ध्यान देना कि जो विधियां हैं, जो मेथड है, जो शिक्षण प्रणाली अपनाई गई है उसकी जांच करनी है आपको, बालक की जांच नहीं करना। ये होता है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है, या फिर मुख्य होता है मूल्यांकन जो। ठीक है, तो मूल्यांकन समझ में आ जाना चाहिए कि मूल्यांकन क्या होता है। कि जो विधि होती है, जो वातावरण होता है, जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो कितनी कारगर हुई हैं, कितनी सार्थक हुई हैं, उससे यह जाना जाता है कि जो भी शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करना था वो उद्देश्य प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, या क्यों नहीं हुआ है, ये जानना होता है। बालक के बारे में नहीं जानना है कि बालक ने क्यों नहीं सीखा है, तो उसकी जो कमजोरी है वो आपको समझना है। ठीक है, बालक का मूल्यांकन आपको कभी नहीं करना है। आपको सिर्फ करना क्या है, जो आपकी विधियां हैं उनका मूल्यांकन करना है, जो शिक्षण व्यवस्थाएं की हैं उनका मूल्यांकन करना है। क्योंकि यदि कोई बालक कमज़ोर होता है या फिर कुछ नहीं सीख पाता है तो उसका सीधा सीधा दोष होता है शिक्षण व्यवस्था का। काय का? शिक्षण व्यवस्था का। बालक का दोष नहीं होता है, या फिर आप कह नहीं सकते कि बालक इसके काबिल नहीं है, ऐसा नहीं है। टारगर्सन एवं एडम्स के अनुसार किसी प्रक्रिया अथवा वस्तु के महत्व को निर्धारित करना ही मूल्यांकन है। कोई भी प्रक्रिया, टारगर्सन एवं एडम्स के अनुसार यदि कोई प्रक्रिया है या कोई वस्तु है, उसका महत्व कितना है, कितना महत्व है, तो उसके आधार पर उसका निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। मान लो कोई वस्तु है, उसको कितना महत्व देते हैं आप अपने जीवन में या फिर समाज में, कितना उसका महत्व है, या कोई प्रक्रिया है वो किस प्रकार से लागू है, कितना लाभदायक है समाज के लिए, बालक के लिए, तो वही तो है उसका मूल्यांकन कि उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वही तो होता है वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये महत्व जो होता है इसका निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। इस परिभाषा को कैसे याद करोगे, इसके लिए ट्रिक क्या है आपके पास। ट्रिक ऐसी है, टारगर्सन एवं एडम्स के अनुसार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टारगर्सन को आप क्या कर दो, टारगेट कर दो। क्या करना है, टारगेट। और जब भी आप कोई वस्तु लेने जाते हैं तो उसका आप एक टारगेट बनाते हैं कि हमको इतनी कीमत तक की लेनी है। उसका जो मूल्य है, उसका जो महत्व है, उसके आधार उसका मूल्य कैसे निर्धारित करते हैं आप, उसके महत्व देखते हैं, वस्तु का महत्व देखते हैं कि कितना आपकी लाइफ में महत्व है उस वस्तु का, या फिर जो भी आप प्रक्रिया कर रहे हैं, जो भी आप क्रिया करना चाहते हैं उसका महत्व देखते हैं, उसका सबसे पहले उसको निर्धारित करते हैं कि उस आपकी लाइफ में उसका क्या मूल्य है। सबसे पहले क्या करते हैं, आप टारगेट करते हैं उस वस्तु को या फिर प्रक्रिया को जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं कि टारगेट करना आपको क्या, उस वस्तु का मूल्य क्या है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो मूल्यांकन की परिभाषा हो जाएगी। मूल्यांकन में यह देखा जाता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं। देखो, मूल्यांकन इसी के लिए किया जाता है कि
जो पहले उद्देश्य आपने बनाए थे, जो भी आपने उद्देश्य बनाए थे, बालक को यदि कुछ सिखाना है 5वीं क्लास तक, क्या सीखेगी बालक, क्या उसकी भाषा सीखेगी, कैसा उसका व्यवहार होगा, ये है। और उसकी जो लाइफ है, जीवन जो दैनिक उपयोग की लाइफ है, दिनचर्या है, उसके ऊपर मुख्य रूप से फोकस करना है आपको, सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं करना है। तो जो पूर्व में आपने उद्देश्य निर्धारित किए थे, उसको प्राप्ति हुई है उसकी या नहीं हुई है, यही मुख्य रूप से उद्देश्य होता है मूल्यांकन का। मूल्यांकन यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, यदि नहीं हुई है तो कितनी सीमा तक हुई है। यदि नहीं हुई है मूल्यांकन की प्राप्ति, तो कितनी सीमा तक हुई है, ये भी आपका आकलन करना होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका शैक्षणिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। दोस्तों, आपसे कई बार पूछा जाता है कि मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, निरंतर है या फिर स्थायी है, सीमित है। तो मूल्यांकन निरंतर चलने वाली है। कहीं पर भी मूल्यांकन किया जा सकता है, चाहे वो क्लास हो, घर हो, समाज हो, कहीं पर भी बालक हो, उसका मूल्यांकन वहीं पर किया जा सकता है और हर एक जगह पर उसका मूल्यांकन चलता रहता है। अभी आप देखेंगे इसका जो सतत मूल्यांकन है, इसके बारे में देखेंगे तब आपको डिटेल से पता चलेगा आखिर मूल्यांकन होता क्या है। उसका सामाजिक मूल्यांकन किया जाता है, व्यवहारिक मूल्यांकन, मौखिक, भाषा, हर एक प्रकार का एक्टिविटी जो होती है उसमें भी मूल्यांकन होता है। तो ये उद्देश्य क्या है, शैक्षणिक जो शिक्षण होते हैं, जो शिक्षा होती है, उसका घनिष्ठ संबंध होता है शिक्षा से मूल्यांकन का। काहे का मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलती है, इतने आप डाउट में बिल्कुल ना रहने का, सीमित होती है, ठीक है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और शैक्षणिक जो उद्देश्य हैं उससे घनिष्ठ संबंध होता है इसका। तो कोई भी बता सकता है कि शिक्षा से ही इसका मूल्यांकन किया जाता है। आप देखते हैं कॉपी चेक होती हैं, तो कॉपी एक लिखित रूप से आपको देते हैं, ग्रेड दिए जाते हैं, उसके लिए चेक होती है, लेकिन आपको जो व्यवहारिक मूल्यांकन है वो भी होता है। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्निर्भर का कार्य करता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पॉइंट है। इसमें से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका सीटेट में, तो मैंने कई बार देखा है कि मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों का होता है। यदि कहीं पर मूल्यांकन होता है ना, तो दोनों का होता है, ऐसा नहीं है कि एक का होता है। तो पहला तो यहाँ एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि मूल्यांकन होता है किसका, शिक्षक का भी होता है और विद्यार्थी का होता है। और प्रश्न हमेशा क्या क्या होता है, शिक्षक का होता है, विद्यार्थी का होता है, दोनों का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, अपन सब कर देते हैं कि बालक का मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन वो गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षक जो है, जो मूल्यांकन जो है वो दोनों का होता है वहाँ पर, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा पुनर्बल का कार्य करता है। पुनर्बल का कार्य कैसे करता है, यदि आपसे कुछ चीज़ नहीं बनी है, आपने मान लो बालकों को करवाई है, कोई एक्टिविटी करवाई है या फिर कुछ लेखन कार्य करवाया, कुछ प्रतियोगिता करवाई, कुछ भाषण या फिर कुछ भाषा के माध्यम में कुछ सिखाया है, यदि नहीं बना है तो आप दोबारा करेंगे। मतलब पुनर्बल का कार्य करिए कि आपको यदि नहीं बना है तो आप सब मिल करके करेंगे तो सीखेंगे। शिक्षा का जगत में मूल्यांकन को प्रासंगिक माना गया है। विशेष ध्यान देना, प्रासंगिक माना गया, ये वर्ड आपको याद रखना है। वो इसमें क्या है, कई बार इस प्रकार का सीधा सीधा प्रश्न पूछा, शिक्षा के जगत में प्रासंगिक माना गया है, किसे माना गया है, मूल्यांकन को, शिक्षण अधिगम को, शिक्षण प्रक्रिया को, या फिर किसी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, जो प्रासंगिक माना गया है किसको, मूल्यांकन को। यह बात आप नोट डाउनलोड कर अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट कर लें कि मूल्यांकन क्या है, प्रासंगिक माना गया है, ठीक है। इसके द्वारा सफलता का निर्णय तथा कठिनाइयाँ आदि की जानकारी प्राप्त होती है। जो भी आपकी असफलताएं होती हैं उसका निर्णय होता है और जो भी कठिनाइयाँ होती है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। मूल्यांकन करने का उद्देश्य यही होता है कि आपकी जो असफलता है वो क्या है, उसमें कठिनाई जो है वो क्या, मुख्य रूप से आपको कठिनाई पता करनी होती है कि कठिनाई क्या हुई है उसमें। उस कठिनाई के आधार पर जो होती है आपका शिक्षण विधि होती है, जो मेथड होती है उसको चेंज किया जाता है। यही होता है मूल्यांकन। इसी के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि जो कठिनाई आई है उसको कैसे उपचार किया जाए, ठीक है। अपन देखेंगे अभी उपचारात्मक मूल्यांकन भी देखेंगे, सब प्रकार के मूल्यांकन देखेंगे, किसी प्रकार से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे मूल्यांकन के प्रकार की। तो मूल्यांकन के प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, मूल्यांकन होते हैं 3 प्रकार के। एक होते व्यवहारिक मूल्यांकन, दूसरा होता है संकल्पात्मक या फिर योगात्मक मूल्यांकन, तीसरा होता है निदानात्मक मूल्यांकन। तीसरा क्या होता है, निदानात्मक मूल्यांकन। सबसे पहले देखेंगे अपन व्यवहारिक मूल्यांकन। व्यवहारिक मूल्यांकन क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक मुहैया कराता है जो विद्यार्थियों को स्थितियों की समझने और उन्हें दूर करने में विशेष सहायता देते हैं। जो भी आपका व्यवहारिक मूल्यांकन होता है इसमें आपको फीडबैक मिल जाता है कि आपका क्या सही है क्या गलत है। आप कई बार जाते हैं कहीं पर, कुछ कार्यक्रम होता है, कुछ सिखाया जाता है, टोली होती है, शिक्षण टोली होती है, वहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है आपकी। जो भी प्रयोग करना होता है उसका आकलन एक विशिष्ट संकेत माना जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप हाथ से करते हैं, कुछ संकेत के माध्यम से देते हैं, और कुछ खिलाड़ी जो होते हैं उनको खेलते हैं, उसके जो जज होते हैं जज करते रहते हैं।
तो मूल्यांकन जो होता है फीडबैक देता है, आपको देते हैं, नंबर दिए जाते हैं आपको कि आपकी कमजोरी क्या है, कितने सही तक, यदि 100% लिया था 100% में आपने कितना सीख लिए है, 30% सीखा है, 40% सीखा है, ये क्या है मूल्यांकन से पता चलता है। तो क्या करता है, फीडबैक मुहैया कराता है, ये वर्ड आपको याद रखना है। उसकी समझने और उन्हें विशेषता सहायक, जो भी परिस्थिति होती स्थिति होती है उनको समझने में और उन्हें दूर करने में, जो भी परिस्थिति ऐसी होती है कि जो नहीं सीख पाते हैं तो उनको समझने में, और जो नहीं सीख पाते उसको दूर करने में कैसे सीखा जाए, तो उसको क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। सेडलर के अनुसार कुछ परिभाषा दी है मूल्यांकन के प्रकार के हिसाब से। व्यवहारिक मूल्यांकन की क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्व मॉनिटर दोनों तत्व शामिल है। क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक भी शामिल है व स्व मॉनिटर कह लो, स्व मॉनिटर या फिर स्व मॉनिटरन, दोनों तत्व शामिल होते हैं। स्व मॉनिटर मतलब अपने आप को मूल्यांकित करना है आपको कि हमारी कमी क्या है, हम कहाँ पर पीछे रह जाते हैं। जो भी बच्चे होते हैं वो आगे खेल में कैसे निकल जाते हैं, कैसे उनकी भाषा होती है, कैसे उनका कॉन्फिडेंस होता है, कैसे उनकी मन में ऐसा होता है कि हाँ हम ये कर सकते हो, हमारे मन में क्यों नहीं होता है कि हम नहीं कर सकते। यदि टेट का एग्जाम है तो सब बच्चे लेके आते हैं 110 लेके आते हैं, आप 120 क्यों नहीं ला सकते। आपको वजह पता होगी, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते हैं। कम से कम आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, कम से कम 8 से 10 घंटे। मैं नहीं बोलता, किसी को नहीं बोलता कि आपको 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई, सिर्फ 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना है। यदि शिक्षा का शेड्यूल आपको बनाना है तो 1 घंटे डेली हिंदी पढ़िए, 1 घंटे डेली संस्कृत पढ़िए, और 2 घंटे आपको मैथ्स को देना होगा, 2 घंटे आपको ईवीएस को देना होगा, 2 घंटे आपको देना पड़ेगा किसको, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है। आपके 5 सब्जेक्ट, यदि 2-2 घंटे इन सब्जेक्टों को देंगे, 1-1 घंटे संस्कृत और इंग्लिश को दें। इंग्लिश यदि संस्कृत लिए है आपने तो संस्कृत, यदि इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश। यहाँ पर संस्कृत वालों के लिए ज़्यादा वो है, मैं संस्कृत के लिए पूर्ववत करवा रहा हूँ, मैडम की क्लास रहती है संस्कृत की। तो 1-1 घंटे यदि हिंदी और संस्कृत को देंगे डेली यदि आज कर लो, 1 महीने का टाइम लेकर के आप ड्यूरेशन देख लो, इसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट लगाना, फिर बोलना हाँ सर ने बताया था। क्योंकि मैंने सीटेट 2 बार क्रॉस किया, एमपी टेट भी क्रॉस किया है 2 बार, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। अब आगे है संकलनात्मक या फिर योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन एक प्रकार से पूरा देखा जाए तो योग वर्ड उसमें छुपा है। योग मतलब आप जानते हैं कि पूरा सब कुछ जोड़ करके। इस प्रकार का मूल्यांकन प्रयास अंत के अंत में किया जाता है। आपने जितना भी सब कुछ पूरे साल में पढ़ा है, पूरा सत्र जो निकला है उसका पूरा निचोड़ मतलब पूरा का पूरा योग किया था कि पहले 1 महीने में कितना मिला, दूसरे महीने में कितना, तीसरे महीने में कितना मिला, उन सबका योग करना ही क्या कहलाता है। पूरे सत्र का अंत हो जाता है, सत्र के लास्ट में आपको मार्कशीट मिल जाती है। तो योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में किया जाता है। इतना आपको याद रखना है कि योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, सत्र के अंत में किया जाता है। संकलनात्मक मूल्यांकन कब किया था, सत्र के अंत में किया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार कि योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, तो वो सत्र के अंत में किया जाता है। या फिर सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि सत्र के अंत में कौन सा मूल्यांकन किया था, वो है योगात्मक मूल्यांकन, व्यवहारिक मूल्यांकन। ठीक है। शिक्षक द्वारा पढ़ाने के बाद यह देखना कि बच्चे ने ज्ञान को किस सीमा तक ग्रहण किया है। एक शिक्षक है, वो क्लास में पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है, कई बार पढ़ाता है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, पूरा विषय कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। शिक्षक ने पढ़ाया, वो सत्र कंप्लीट हुआ, उसके बाद में वो मूल्यांकन करता है कि बालकों ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, किस सीमा तक सीखा है। यही होता है क्या, योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में। ठीक है। तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन। तीसरा क्या है, निदानात्मक मूल्यांकन। वेरी इंपॉर्टेंट है निदानात्मक मूल्यांकन। इसमें सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों एक ही है, लेकिन वो अलग होता है। निदानात्मक अलग होता है, उपचारात्मक अलग होता है। कैसे अलग होता है ये देख लेते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन की बात करें तो जो बच्चे असफल होते हैं, क्या होते हैं, जो बच्चे असफल होते हैं, यहाँ क्या असफल लिख गया है, क्या होना चाहिए था, असफल होते हैं। जो बच्चे असफल होते हैं, क्या होते हैं, असफल हो रहे होते हैं, उन बच्चों की सफलता का कारण ढूंढना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाते हैं। आपको विशेष ध्यान देना है यहाँ पर। निदानात्मक मतलब क्या है, जो सफलता नहीं मिल रही है बच्चों को, उसका कारण ढूंढना है, निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। लेकिन उस कारण को उपचार करना कि सफल हो जाएं, वो होता है इसका उपचारात्मक मूल्यांकन। तो वो जो होता है क्या, उपचारात्मक मूल्यांकन हो। गणित शिक्षा शास्त्र यदि आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है, उपचारात्मक मूल्यांकन क्या होता है। तो निदानात्मक का मतलब होता है सिर्फ कारण ढूंढना, विशेष ध्यान क्या है, कारण ढूंढना होता है निदानात्मक का। बस इतना आप याद रखिए। दोनों आपको कन्फ्यूजन, जैसे आगमन और निगमन में कन्फ्यूजन हो रही थी, जैसे कि कौन सा होता है, आगमन क्या होता है, निगमन क्या होता है, उसी प्रकार से जो है निदानात्मक और उपचारात्मक। तो निदान मतलब होता है कारण ढूंढना, और उपचार मतलब होता है उस पर नियम के हिसाब से उसमें जो है अप्लाई करना कि क्या कारण थे, उसके हिसाब से आपको कारण चेंज करना है, मेथड चेंज करनी, शिक्षण व्यवस्था चेंज करनी, वो होता है उसका उपचार।
ठीक है। तो सबसे पहले आप निदान करेंगे, उसके बाद उपचार करें। ऐसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाए, सबसे पहले क्या आएगा? निदान आएगा कि उपचार आएगा कि शिक्षण अवस्था आएगा, प्रस्तुतिकरण आएगा? तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रस्तुतिकरण आएगा, इसके बाद निदान आएगा, फिर उपचार आएगा, इस प्रकार से। ठीक है। अब देखते हैं मूल्यांकन पर आधारित प्रश्न पत्र। जो मूल्यांकन पर आधारित प्रश्न पत्र किस प्रकार से बनाया जा सकता है? यदि आप मूल्यांकन करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है प्रश्न पत्र तो बनाएंगे ही। और जब प्रश्न पत्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे आप? तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो अंत मुक्त वाले प्रश्न पत्र होते हैं, या एक होते हैं अंत बंद या सीमित उत्तरीय प्रश्न होते हैं। अब अंत मुक्त प्रश्न क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। यदि आपने एक बार इसको समझ लिया, अंत मुक्त और अंत सीमित या फिर बंद वाले, तो आपकी इस पर से एक ना एक हमेशा 1 या 2 प्रश्न रखे ही होते हैं आपको एग्जाम में। चाहे आप पर्यावरण ले लो, गणित शिक्षा शास्त्र ले लो, या फिर कोई अलग सब्जेक्ट ले लो, आपके सब्जेक्ट हैं सभी में पेडागोजी आती है, सभी में पूछे जा सकते हैं मूल्यांकन पर आधारित प्रश्न। गणित में भी मूल्यांकन पढ़ा है, पर्यावरण ही पढ़ रहे हैं, और बाल विकास में भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में जो संस्कृत है उसमें भी पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक में पढ़ते हैं मूल्यांकन। ठीक है। तो अंत मुक्त, जैसे कि आपको यहाँ पर मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। यदि ऐसा प्रश्न है जिसमें किसी भी प्रकार से आप उसका उत्तर दे सके, वो होता है अंत मुक्त। और इसमें से विशेषता मुख्य रूप से क्या होती है? जो अंत मुक्त प्रश्न होते हैं इनमें विचारों को प्रस्तुत करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं कि किसी भी प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं होता। जैसे आप देखते हैं कि निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, वो होते हैं अंत मुक्त वाले प्रश्न। यही होते हैं, सिर्फ यही होते हैं कि आपको सिर्फ अपनी भाषा में लिखना, जैसा भी उसका उत्तर आए वो उसको आपको लिखना है। यदि आपसे बोल दिया कि जो भी मौसम विभाग के बारे में आप बताइए, या फिर घर परिवार के बारे में बताइए, या फिर किसी टॉपिक पर आप बोलिए, तो क्या करना है? आपको किसी प्रकार का लिमिट नहीं है आपको कि किस प्रकार से आपको उत्तर देना है, क्योंकि उसका अंत मुक्त है। मतलब वहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार से उसका अंत नहीं करना कि आपको कहाँ कर क्या है। स्वतंत्र होते हैं अपने विचारों। आप नोट डाउन कर लें कि क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जो आपके विचार होते हैं उसकी स्वतंत्रता होती है। कौन से? उसमें विचार यहाँ पर है क्या है? विचार जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं आपके अंत मुक्त वाले प्रश्न में। दूसरा होता है अंतबंध या सीमित उत्तरीय प्रश्न। इसमें सीमित रहते हैं, इसके जो उत्तर होंगे वो सिलेक्टिव होते हैं। सिलेक्टिव होते जैसे कि सत्य या असत्य करना है आपको, दो में से एक ही वर्ड मिलेगा आपको, ट्रू या फॉल्स। या तो आप सत्य लिखेंगे या फिर असत्य लिखेंगे। यदि आपको एक प्रश्न दे दिया कि जो मूल्यांकन होता है सतत होता है या नहीं, सतत होता है ये दे दिया, उसके बाद आपको पूछागा सत्य है या असत्य, तो आपको या तो सत्य चुनना है या असत्य चुनना है। इस प्रकार से प्रश्न होते हैं। ये बहुविकल्पीय होते हैं, आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक चुनना पड़ेगा, 5वां ऑप्शन नहीं मिलेगा वहाँ पर आपको। तो ये होता है क्योंकि सीमित है, ये सीमित स्पष्ट लिखा सीमित उत्तरीय प्रश्न, बंद अंतबंध, अंतबंध या सीमित उत्तरीय। मिलान प्रश्न आपको 4 मिलाने के लिए दे दिया, यहाँ पर जोड़ दीजिए शेर, बकरी, घोड़ा, घास, कौआ। तो उसमें से आपको देखना है कि कौन मांस खाता है, कौन पेड़ पक्षी खाता है, कौन पेड़ पौधों को खाता है, कौन इंसानों को खाता है, कौन जानवरों को खाता है। ठीक है। तो आपको सिर्फ मिलाने के लिए सिर्फ 4-5 ही बचे हुए हैं, तो ये मिलान प्रश्न हो जाते हैं। वर्गीकृत, आपको वर्गीकरण करना पड़ता है कि मान लो आपको 4 प्रकार के जानवर दे दिए, उसमें से आपको वर्गीकृत करना कौन मांसाहारी है, कौन शाकाहारी, कौन सर्वहारी है, ये वर्गीकरण हो जाता है। इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ फ्री नहीं मिलते, आपको स्वतंत्र नहीं होते। चयन करना होता है, कुछ प्रश्न आपको दे दिया उसमें से आपको ऑप्शन चयन करना होता है। खाली स्थान भरना होता है। खाली स्थान में यदि आपको आ जाए किसी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं खाली स्थान में कि जो मूल्यांकन होता है खाली स्थान होता है, कैसा होता है? सतत होता है, इस पर हो सकता है खाली स्थान। व्यवस्थीकरण प्रश्न होते हैं। व्यवस्थीकरण में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे आप देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा आएगा, यदि आपको घर बनाना है, यदि आपको सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले नींव आएगा, नींव रखी जाएगी, उसके बाद में दीवार बनेगी, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में दीवार बनेगा तो उसके बाद में बीम डलेगी, बीम डलने के बाद क्या है? छत बनेगा, सबसे ऊपर क्या होता है? छत होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको क्या रखना है? यदि आपको खाना खाना है तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? भोजन की व्यवस्था करोगे, उसके बाद में उसको पकाओगे, पकाने के बाद उसको खाओगे, इसके बाद में वो पचेगा। तो भोजन जो उसकी मेन क्रिया होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती, अंत कहाँ पर होगी? ये होती व्यवस्थीकरण पर आधारित होता है। अब बात करेंगे मूल्यांकन, उपलब्धि का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। जो उपलब्धि है उसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है ये देख लेते हैं। तो छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक रूप से होते रहना चाहिए। सतत एवं व्यापक, अभी अपन देखेंगे इसके बाद में कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है कैसे होता है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के रूप में होते रहना चाहिए। इसके लिए कई विधियों को अपनाया जाता है, किंतु ग्रेडिंग पद्धति का उपयोग सर्वाधिक बेहतर बनाती है। इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि कई प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं मूल्यांकन के लिए, लेकिन ये जो ग्रेडिंग होती है, जैसे अभी चल रहा है ना कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, जे मिलता है। ठीक है। पहले क्या होता, मार्क्स दिए जाते थे, लेकिन मार्क्स में कई लोग कम हो जाते हैं,
बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, मुझे इतने कम मार्क्स मिले हैं, बहुत कमज़ोर हूँ मैं पढ़ने, अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर लेते हैं वो अपने आप में ही बिल्कुल, जैसे ही उनके मार्क्स कम मिले तो वो हीन हो जाते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं टॉप नहीं कर सकता। तो यहाँ ग्रेडिंग पद्धति से बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो सकारात्मक सोच उनमें डेवलप हुई है। तो ग्रेडिंग पद्धति की बात करें तो सबसे बेस्ट मानी जाती है मूल्यांकन के लिए। इतना आपको याद रखना है, कौन सी पद्धति? ग्रेडिंग पद्धति, ग्रेड दिया। अब बात करें प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन, प्राथमिक स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन सर्वथा उचित नहीं होता है। औपचारिक जो होता है हमेशा औपचारिक नहीं होता है। देखो बालक हैं, पहली से 5वीं तक के जो बालक होते हैं, छोटे छोटे बालक होते हैं, उनका मूल्यांकन औपचारिक का मतलब ये होता है, जैसे कि आपने बोला कि प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी बोले, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी बोले, ठीक है, तो प्रश्न में उत्तर क्या होगा? श्री नरेंद्र मोदी। लेकिन यदि वो मोदी बोल देता है, ठीक है, मोदी बोल देता है, नरेंद्र बोल जाता है, तो क्या है? अनौपचारिक हो जाता है। तो हमेशा औपचारिक मूल्यांकन उचित नहीं होता है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, मोस्टली जब आप प्राथमिक स्तर की बात करें तो हमेशा गलत हो जाता है, क्योंकि बालक सीख रहे हैं, वो पहले से सीखे हुए नहीं, उनको आप सिखा रहे हैं। तो हमेशा क्या है? औपचारिक नहीं, अनौपचारिक भी होता है। एक बार नहीं सही बोलेंगे, दूसरी बार सही बोलेंगे। शिक्षक को बच्चों का अवलोकन करते हुए मूल्यांकन भी करना चाहिए। जब भी आप बच्चों का अवलोकन करते हैं तो साथ ही साथ उसका मूल्यांकन भी। अवलोकन का मतलब है अब उसमें निगाह रखते हैं, देखते हैं वो कैसे एक्टिविटी करता है, कैसे बातचीत करता है, कैसे व्यवहार करता है, वो उसका मूल्यांकन करते जाइए। और ऐसे बच्चों के माता पिता, अभिभावकों को भी अवगत कराना चाहिए। जिस बच्चे का आप अवलोकन कर रहे हैं उसका मूल्यांकन में यदि किसी प्रकार की कमी है या फिर किसी प्रकार की ऐसी योग्यता है जो उसके माता पिता नहीं पहचानते हैं, तो उससे उनके अभिभावक को अवगत कराना चाहिए। बच्चे के प्रगति कार्ड पर समान अवलोकन से मालूम हुए उनकी अभिरुचि, क्षमता, कुशलता, स्वास्थ्य की स्थिति आदि की सूचना होनी चाहिए। एक शिक्षक के नाते आपका कर्तव्य होता है कि जो आपके छात्र हैं उसकी प्रगति जो होती है, उसके कार्ड में किस प्रकार की प्रगति हुई है उसका अवलोकन आप करेंगे। उसके हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी अभिरुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है, कितनी क्षमता है किस फील्ड में, उसकी कुशलता का, कार्य कुशलता, शिक्षा कुशलता क्या है, उसकी स्वास्थ्य किस प्रकार का है। ये सूचना जो है उसके कार्ड पर होनी चाहिए, और ये सूचना आपको हर एक स्टूडेंट की आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ यदि किसी में किसी प्रकार की समस्या है तो उसके अभिभावकों को सूचित करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए परियोजना कार्य और क्षेत्र में प्रभावी उपकरण और तकनीक माने जाते हैं। यहाँ पर क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र भ्रमण है। क्या है? क्षेत्र भ्रमण है। यदि प्राथमिक स्तर की बात करें और आपको पर्यावरण का अध्ययन कराना है, उसका आकलन करना है, तो सबसे बेस्ट होता है परियोजना कार्य। बालकों को कुछ कार्य दे दिया जाए, आप करो इसको, ठीक है। और दूसरा होता है क्षेत्र भ्रमण। ये बहुत ही अच्छे माने गए हैं, इस पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। एक नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें देखेंगे अपन सतत मूल्यांकन क्या होता है, सतत मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उसका मूल्यांकन के किस प्रकार से और लाभ होते हैं, किस प्रकार से उसका क्षेत्र होता है, ये सब इसमें देखेंगे।